मेरी दीदी हर रात मुझे मेरे जीजू के कमरे में सुलाकर ना जाने कहाँ चली जाती थी। मैंने उन्हें बहुत मना किया कि मैं ऐसे जीजू के कमरे में नहीं सो सकती, लेकिन वो सुनती ही नहीं थी। मुझे कोई ना कोई बेबसी का बहाना दे देती थी और मुझे भी मजबूरन अपने जीजू के बराबर में बिस्तर पर सोना पड़ता था। एक रात जीजू को जब एहसास हुआ कि उनके बराबर में उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी साली है, उन्होंने मेरे साथ वो किया जो मैं कभी। एक ऐसी रात थी जब मैं अपने कमरे में बहुत ही अच्छी नींद में सोई हुई थी कि अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे उठा रहा है। नींद गहरी थी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जोर से हिलाया तो मैं उठकर बैठ गई। ये तो मेरी दीदी थी, पर क्यों आधी रात को मेरे कमरे में मुझे क्यों उठाने आई थी? मैंने उनसे जैसे ही पूछने की कोशिश की, उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि चुपचाप उठो यहाँ से। मेरी दीदी का रवैया मुझे बहुत अजीब लगा था। एक तो आधी रात को मुझे उठा रही थी, ऊपर से गुस्सा भी कर रही थी। मुझे कह रही थी कि एकदम चुप रहो और उसके बाद कहने लगी कि जो कमरे में जाओ, कमरे में जाकर मेरे बिस्तर पर अपने जीजू के बराबर में सो जाओ। मैंने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं अगर जीजू को पता चल गया तो क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अपना मुंह बंद रखो और जैसा कह रही हूं वैसा ही करो, अब जाओ जल्दी। उस रात तो मैं सो गई। मुझे लगा कि शायद दीदी की कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो मुझे यहाँ से ऐसे जाने को कह रही है, वरना कोई भी पत्नी अपनी जवान बहन को अपने पति के बराबर में बिस्तर पर सोने के लिए क्यों कहेगी। मैं अपने जीजू के बराबर में जाकर चुपचाप लेट गई। मेरी दीदी सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही कमरे में आई और मुझे धीरे से जगाकर कमरे से बाहर भेज दिया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। वो रात मैं जीजू के साथ कैसे लेटी थी ये मैं ही जानती हूँ। पूरी रात मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर मेरी बहन ने मुझे वहां क्यों लिटाया और वो खुद पूरी रात कहाँ थी। दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे। सुबह होने पर सब उठ गए, जीजू भी उठे, पर उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उनको रात के बारे में कुछ भी पता है। अब मुझे इंतजार था उनके ऑफिस जाने का, ताकि मैं दीदी से इस बारे में बात कर सकूं कि वो खुद पूरी रात कहाँ थी और उन्होंने ऐसा क्यों किया। जीजू के जाते ही मैंने दीदी से पूछा कि आपने रात को ऐसा क्यों किया और आप खुद कहाँ थी? तो दीदी कहने लगी कि मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मुझे रात को बाहर जाना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीजू को इस बारे में पता चले, बस इसलिए। मैंने एक दो बार उनसे पूछा कि क्या काम था, लेकिन उन्होंने देखकर लग रहा था कि वो मुझे नहीं बताना चाहती, तो मैंने भी उनसे ज्यादा जिद नहीं की। हो सकता है उनका कुछ पर्सनल मैटर हो। मैं वो बात भूल गई और अपने कामों में लग गई। अभी 2-4 दिन गुजरे ही थे कि आधी रात को आकर फिर कहने लगी उठने के लिए। जब मैंने पूछा कि क्या बात है, तो वापस वही पहली बात कि जाओ अपने जीजू के बराबर में जाकर सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहने लगी कि मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, कुछ गलत नहीं है इसमें। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। मुझे उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन तभी भी मैंने उस रात भी उनकी बात मानी और आज रात भी अपने जीजू के बगल में जाकर सो गई। जीजू के बराबर में लेट कर मुझे नींद तो आती ही नहीं थी। पूरी रात घबराई से लेटी रहती थी वहां पर। ये बात तो सच थी कि आज नहीं तो कल उनको सारी सच्चाई पता चलनी ही थी। जिस दिन पता चल जाती उस दिन क्या होता पता नहीं। दीदी इस बारे में क्यों नहीं सोच रही थी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, ये हम सब जानते हैं। जीजू की हर करवट पर मुझे डर लगता था कि अब कहीं कुछ ना हो जाए, और दीदी ये बात क्यों नहीं समझ रही थी मुझे नहीं पता। बस सिर्फ आज का सोचकर ही मैं अपने जीजू के साथ जाकर लेट गई। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी नहीं मानूंगी इस बात के लिए। ये वैसे भी गलत था। मुझे लगता था कि शायद मेरी बहन किसी गलत रास्ते पर है। वो रात भी जैसे तैसे मैंने गुजार दी। कुछ समय हो गया था, लगभग हफ्ता भर। मेरी बहन ने मुझे दोबारा जीजू के साथ सोने के लिए नहीं कहा। मुझे लगा कि शायद अब वो सुधर गई है, पर मैं गलत थी। लगभग 2 हफ्ते बाद वो फिर मेरे कमरे में आई आधी रात को और मुझे फिर से कहने लगी जाओ अपने जीजू के बगल में जाकर सो जाओ। इस बार मैंने बहुत सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैंने अपनी दीदी को कहा कि दीदी अब बहुत हो गया, अब तो सुधर जाओ। तुम मेरी खुद की सगी बहन हो, बस इसलिए मैं तुम्हारे बारे में ना तो मम्मी पापा को और ना ही किसी और को कुछ भी बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी कहीं पर भी कोई बदनामी हो और तुम्हारा खुद का भी रिश्ता खराब हो तुम्हारे पति से। तो बेहतर यही है कि तुम समय रहते समझ जाओ और जीजू को धोखा मत दो। सोचो कल को उनको पता चलेगा तो उनका सर कैसे सबके सामने झुक जाएगा। मत करो ऐसा। मेरी बात सुनकर दीदी तो और गुस्सा हो गई। कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी
तो मैं मम्मी पापा को फोन करके बता दूंगी कि तुम्हारा पति के साथ अफेयर, मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है और तुम मुझे धोखा देकर मेरे पति के साथ जाकर सो जाती हो। वो तुम्हें वापस गांव बुला लेंगे और फिर तुम्हें पता चलेगा। आप लोगों को अगर मैं सच बताऊं तो मुझे गांव में जाकर रहने से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, पर दीदी की ये बात कि वो ये कह देंगी कि मेरा जीजू के साथ अफेयर चल रहा था, ये बात सुनकर मेरा दिल अंदर तक सिहर उठा था। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। शायद हर कोई मेरी दीदी की बात पर यकीन कर लेगा क्योंकि वो मेरी सगी बहन थी। कोई बहन अपनी बहन के बारे में इस तरीके की ओछी बातें झूठ तो नहीं कहेगी, लेकिन दीदी तो अब मुझे धमकाने लगी थी। मजबूरन मुझे उस रात भी अपनी दीदी की बात माननी ही पड़ी। और उस रात क्या, मुझे क्योंकि दीदी मुझे मेरी बदनामी से डराने लगी थी, मैंने कई रातें उनकी बात मानी, लेकिन मैं ज्यादा टाइम तक ये सब नहीं कर सकती थी। मुझे डर लगता था जीजू के बराबर में सोने में। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था और मुझे रास्ता मिला भी। लेकिन उसके बाद जो मुझे सच्चाई पता चली उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि मेरी दीदी, नमस्कार, मेरा नाम सुनैना है और मेरी बड़ी बहन का नाम नैना। हम दोनों ही गांव से ताल्लुक रखते थे। गांव में सुविधाओं का कितना अभाव रहता है आप तो जानते ही हैं। हमारे गांव में भी यही हाल था, पर मम्मी पापा हमेशा से कहते थे कि वो हमारी शादी शहर में ही करेंगे। जब दीदी थोड़ी बड़ी हुई तो उनके लिए रिश्ते आने लगे। बहुत रिश्ते तो दीदी ने खुद ही मना किए थे क्योंकि अच्छे नहीं लगे थे उन्हें, लेकिन एक दूर के रिश्तेदार ने मेरी दीदी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया। उन्होंने बताया कि लड़का शहर में ही नौकरी करता है और वहीं पर रहता है। ये रिश्ता हमारे घर में सबको ही पसंद आया था, दीदी को भी पसंद था। सब खुश भी हो गए थे क्योंकि रिश्ता शहर से था। मेरे जीजू का नाम रोहित था। रिश्ता मेरे पूरे घर वालों में सबसे ज्यादा पसंद तो दीदी को ही आया था। वो बचपन से ही शहर जाना चाहती थी। शहर जाना पहले पढ़ाई के लिए और उसके बाद शादी के बाद। लेकिन चलो अच्छा ही है कि दीदी के मन का रिश्ता मिल गया था। कुछ दिनों में दीदी की शादी पक्की हुई और वो विदा होकर शहर जीजू के साथ चली गई। फोन करती थी कभी कभी और फोन पर हमेशा खुश ही लगती थी। कहती थी कि रोहित मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैंने तो जैसा अपने सपने का राजकुमार के बारे में सोचा था, रोहित बिल्कुल वैसे ही है। दीदी को इतना खुश देखकर हम सब भी खुश थे। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दीदी का फोन आना अचानक से बंद हो गया। हम जब भी उन्हें कॉल करते तो उनका नंबर स्विच ऑफ बताता था। 2 दिन 4 दिन तो हमने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद हमने जीजू को फोन किया तो जीजू से पता चला कि दीदी का फोन खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों में वो उन्हें नया फोन दिला देंगे, तब आप लोग उनसे बात कर लेना, ऐसा जीजू ने कहा। अब दीदी ने तो जीजू की इतनी तारीफ की हुई थी और जीजू का व्यवहार भी हम सबके साथ बहुत अच्छा ही था। बहुत ही सुलझे हुए थे और शरीफ इंसान ही लगते थे, तो किसी ने उन पर कभी किसी तरीके का कोई शक भी नहीं किया। मेरी भी स्कूलिंग हो गई थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए मेरा मन था कि मैं शहर जाकर अच्छे कॉलेज में दाखिला लूं। बातों ही बातों में मैंने जीजू से घर का पता भी ले लिया था। सोचा कि दीदी को जाकर सीधा सरप्राइज ही दूंगी। घर से पापा और मैं निकल गए, पर स्टेशन पहुंचकर जीजू को भी एक बार बता दिया कि हम यहाँ पर आ गए हैं। पर आप दीदी को मत बताना, हम उन्हें अचानक पहुंचेंगे तो दीदी हमें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। जीजू को भी इसमें कोई तरीके की कोई आपत्ति नहीं थी। वो हमें स्टेशन लेने आए और अपने साथ ही अपने घर ले गए। मुझे पता था कि दीदी मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और जब उनको ये बात पता चलेगी कि मैं दीदी के पास ही शहर में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उनसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने मुझे हमेशा बचपन से ही एक बच्चे की तरह पाला था। लेकिन जब हम दीदी के सामने पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। पापा और मुझे देखकर दीदी खुश होने के बजाय किसी शौक में चली गई थी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी बिन बुलाए मेहमान को होता है। लेकिन मैं तो दीदी के पास अपना घर समझकर ही गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि दीदी हमें देखकर शौक क्यों हो गई, लेकिन उन्होंने हमारी आवभगत की। कुछ देर बाद मैंने दीदी से अपनी पढ़ाई की बात की कि मैं यहाँ रहकर ही पढ़ना चाहती हूँ, तो दीदी ने साफ मना कर दिया। कहने लगी कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ वैसे भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। जीजू ने कहा कि किस तरीके की बातें कर रही हो तुम, क्या कह रही हो? अगर वो यहाँ रहकर पढ़ना चाहती है तो उसमें परेशानी ही क्या है? कितने अच्छे अच्छे कॉलेज तो हैं यहाँ पर, कहीं भी पढ़ लेगी। मुझे बहुत बुरा लगा था जब दीदी ने मना कर दिया। शायद शादी होने के बाद दीदी का हम सबसे लगाव ही खत्म हो गया। अब वो हमको उतना प्यार नहीं करती थी जितना वो शायद पहले किया करती थी।
अमीर घर में शादी जो हो गई थी, पैसा ही था दीदी के पास तो, और पैसा तो अच्छे अच्छे की बुद्धि खराब कर ही देता है। पर मुझे बहुत बुरा लगा था। जीजू ने दीदी को बहुत कहा, उसके बाद ही दीदी मेरे वहां रहने के लिए तैयार। पापा हमारे साथ कुछ दिन रहकर वापस घर चले गए। अब मेरा नए कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था। मैं यहाँ शहर आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग, नई पढ़ाई, नई जगह, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि अचानक एक रात दीदी मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, जाओ जीजू के बगल में जाकर सो जाओ। मैं ये कैसे कर सकती थी? मैंने दीदी को बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। मैं भी उस रात दीदी की बात मानकर जीजू के बगल में जाकर सो गई। मुझे लगा कि हो सकता है दीदी की कोई मजबूरी हो, लेकिन अब तो ये सिलसिला हर दूसरे तीसरे दिन का हो गया था। मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरी दीदी को मेरी जरा सी भी फिक्र नहीं थी कि वो कैसे जवान बहन को अपने पति के साथ सुला रही है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। लेकिन जब भी मैं दीदी को मना करती तो मुझे हमेशा डांटकर चुप करा देती थी और कहती थी कि जो कह रही हूं वही करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा, पर अब तो मुझे यकीन हो गया था कि दीदी जरूर कुछ गलत काम कर रही है। पर अगर सही बताऊं तो दिमाग कह रहा था कि वो गलत काम कर रही है, पर दिल कह रहा था कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मानने को तैयार ही नहीं था। बचपन से जानती थी मैं उसे, उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। वो बहुत ही सीधी साधी सी थी, पर आज वो ऐसा क्यों कर रही थी? मुझे इस बात का पता लगाना ही था कि आखिर दीदी कहाँ भटक गई है। मुझे हमेशा दीदी जीजू के कमरे में भेजने के बाद कहती थी कि अंदर से धीरे से कुंडी लगा लेना, ताकि जीजू को कुछ पता ना चले, और खुद पता नहीं पूरी पूरी रात कहाँ रहती थी। मुझे सच्चाई का पता तो अब लगाना ही था। अब मुझे सच पता चला तो उसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। इसी सच का पता लगाने के लिए एक रात मैंने दीदी और जीजू दोनों को ही खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी, और मुझे उम्मीद थी कि शायद ये दोनों गहरी नींद में हों तो मुझे कुछ पता चले दीदी हर रात जाती कहाँ है और किसके साथ जाती है। दोनों ही दवाई खाकर बहुत गहरी नींद में सो गए थे। क्योंकि दीदी मुझे हर दूसरे तीसरे दिन जीजू के साथ सोने के लिए कहती थी, तो इसका मतलब था कि जो भी होता था वो हर दूसरे तीसरे दिन ही होता था। आज जब मैंने उन्हें नींद की दवाई दी तो मुझे कुछ भी बदलाव नजर नहीं आया। किसी तरीके की घर में कोई हलचल नहीं थी। मैंने सोचा कि ये 3 या 4 दिन दीदी और जीजू को नींद की गोली और दूंगी मैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर घर में चल क्या रहा है। दूसरा ही दिन था, मैंने उन्हें फिर से नींद की गोली दी। रात के करीब 1 बजे होंगे, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बहुत घबरा गई थी। दीदी और जीजू तो वैसे भी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इतनी रात को कौन था? दरवाजा बार बार बज रहा था। अब घर में कोई तो था नहीं, तो दरवाजा मुझे ही खोलना था। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने जो दिखा उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। सामने एक आदमी खड़ा था। दरवाजा खोलने के साथ ही अंदर घुस गया। मुझे कहने लगा कि तुम कौन हो और नैना जी कहाँ हैं? हमेशा तो वही मेरी रातें रंगीन करती है, आज क्या तुम करने वाली हो? चलो अच्छा ही है, उनसे मैं बोर भी हो गया था। आज कुछ नया मिलेगा। और यही सब कहते कहते मेरा हाथ पकड़ के कमरे में मुझे ले जाने लगा। मैंने उसे अपना हाथ छुड़वाया और पूछा कि जब से आए हो बोले जा रहे हो, कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी को कैसे जानते हो? मेरी बातों को सुनकर बड़ी ही हैरानी से मुझे देखने लगा और मुझसे कहने लगा कि क्या तुम कुछ नहीं जानती? नैना जी अक्सर मेरी रातें रंगीन करती हैं और उसके बदले में मैं उन्हें बहुत सारे पैसे देता हूँ। तुम्हें तो मैंने आज तक नहीं देखा, पर तुम मुझे अच्छी लगी, तुम्हें भी पैसे दूंगा। मैंने उसे कहा कि अपना मुंह बंद रखो, और साथ ही साथ मेरा दिल भी अंदर तक रो रहा था। मेरी दीदी कितनी गिर गई थी, पैसे के लिए ऐसी हरकतें करने लगी थी। वो आदमी मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा, मेरा हाथ खींचकर कमरे में ले गया। मैंने उसे खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे खुद को छुड़ा नहीं पाई। बहुत शोर मचा रही थी, लेकिन दीदी जीजू तो गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें नींद की गोलियां जो दे दी थी। अभी वो मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर ही रहा था कि पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगी। इतनी रात को घर का दरवाजा बजा था, तो कुछ गलत होने की आशंका से मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही वो आदमी मुझसे दूर हो गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सामने पुलिस थी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मैंने भी पुलिस को रोते हुए सारी बातें बता दी। अब पुलिस दीदी और जीजू के कमरे में गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। काफी देर कोशिश के बाद वो दोनों उठे। जीजू को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से घर के अंदर क्या हो गया, पुलिस कहां से आ गई।
पुलिस दीदी से पूछताछ करने लगी। दीदी से पूछने लगी कि कब से ये काम कर रही हो। दीदी बहुत घबरा गई थी और जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी। सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी थी कि ये सब मैंने क्या कर दिया। दीदी जो सच्चाई बता रही थी उसे सुनना बहुत ही मुश्किल था। मुझे तो हमेशा से यही लगा था कि मेरी दीदी ही गलत है, जो कि मेरी दीदी तो मेरी जीजू के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। दीदी ने तो जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ मुझको उनसे बचाने के लिए किया था। सारी सच्चाई जैसे जैसे दीदी बता रही थी मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मेरी दीदी ने बताया था कि दीदी कहने लगी कि जब मेरी शादी रोहित से हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही शहर आना चाहती थी और रोहित बहुत अच्छी नौकरी करते थे और रहते भी शहर में थे। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। रोहित मेरा बहुत ख्याल रखते थे, अक्सर मुझे बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे। मेरे लिए वो सब कुछ करते थे जो एक अच्छा पति अपनी पत्नी के लिए करता है। उनके प्यार में मुझे कभी किसी तरीके की कोई खोट नजर नहीं आई और यही सब बातें मैंने हमेशा से अपने घर में भी बताई। मैंने हमेशा मम्मी पापा को कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी ये खुशी बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। कुछ दिनों बाद रोहित एक रात अपने 2 दोस्त लेकर आए। उन दोनों ने ही उनके साथ घर में बैठकर खूब दारू। उसके बाद रोहित ने मुझे कहा कि मुझे उनके दोस्तों के साथ रात गुजारनी होगी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन रोहित ने एक ना सुनी। पहले रोहित ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद बारी बारी से उनके दोस्त आए और उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। धीरे धीरे ये सिलसिला रोज का हो गया। मैं अपने घर में बात करना चाहती थी, लेकिन रोहित ने मेरा फोन भी ले लिया और मेरा फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि मैं किसी से भी बात ही ना कर पाऊं। अब मुझे हमेशा कहते थे कि अपने घर में बात करने की कोशिश भी मत करना। कई बार मेरे सामने ही मम्मी पापा का फोन आता था तो रोहित कह देते थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फोन टूट गया है। रोहित ने मुझे एक ऐसे दलदल में धकेल दिया था जहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर रोज मैं वहां से निकलने का कुछ न कुछ बहाना ढूंढ लिया करती थी, लेकिन नहीं निकल पा रही थी। इसी उधेड़-बुन में फंसी ही थी कि एक दिन अचानक पापा और मेरी छोटी बहन दोनों मेरे सामने आ गए। मेरी दीदी मुझे कहने लगी कि तुम्हें याद होगा उस दिन तुम्हारे आने पर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी और मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि तुम यहाँ मत पढ़ो, कहीं और से एडमिशन ले लो। उसका रीजन सिर्फ यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ इस घर में रहो। मुझे डर था कि कहीं रोहित तुम्हें भी सीधे इसी दलदल में धकेल ना दे। रोहित ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने कभी किसी को कुछ बताया तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि रोहित थोड़ा साइको है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती कहा कि मैं तुम्हें अपने पति के साथ रात को सोने के लिए भेजूं। मैंने रोहित को बहुत मना किया था, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि सिर्फ कुछ घंटे की बात है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं उसे नहीं छूऊंगा, बस मैं उसके साथ सोना चाहता हूं। मैंने पूरे परिवार को बचाने के लिए और अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए मजबूरी में तुम्हें वहां पर सोने को कहा, लेकिन मैं ये जरूर जानती थी कि रोहित ने कभी तुम्हें थोड़ा भी टच किया तो तुम मुझे आकर जरूर बताओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। ये सब बताते हुए दीदी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दीदी के बारे में कितना गलत सोचा था। मैंने दीदी को तुरंत अपने गले से लगा लिया और उसे चुप कराया। पुलिस रोहित को लेकर घर से चली गई। हमने भी मम्मी पापा को फोन करके वहां बुला लिया और सारी सच्चाई बताई। उसके बाद हम सब अपने गाँव को लौट गए। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा मौका आता है जो हमें दिखता है वैसा हो ये जरूरी नहीं, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके पीछे का सच जरूर जान ले। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।